होता था तो हर साल मैं यहाँ छुट्टी लेके भी आता था। दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर होता था, वहां भी मैं जाता था। तब मुझे ये लगा कि अरे एक्चुअल में साहित्य आदमी की जो उन्नति करता है वो साहित्य करता है। 360 डिग्री सोचने की क्षमता देता है, वो देता है आपको, साहस देता है आपको, डर खत्म करता है। तो वो साहित्य और आपकी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो चीज मुझे वहां से साहस, या जो मेरा डर निकला और साहस आया, तो वो उनके द्वारा आया। और फिर जुनूनी आदमी था, वहां भी जैसे फौज में भी रहा। तो चलिए अब हम आते हैं प्रोसेसिंग पे। जो किसान जिसमें कि लैग कर रहा है, जो कि जो कर नहीं पा रहा, वो है कि अपने खेत को अपने खेत पे ही प्रोडक्ट उगा के उसका वही प्रोसेस करके चलिए हम ये सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जैसे ही कुछ मानना पड़ता है। इस समय जो बजर बज रहा है वो इस चीज का बज रहा है कि आपका आधा घंटा पूरा हो चुका है। मैं सिर्फ जाते जाते आपसे सिर्फ यही सवाल पूछना चाहूंगा, प्रोसेसिंग की तरफ आपका क्या काम है? क्योंकि आपने बताया कि आप सरसों का खुद उगा के उसका तेल निकाल के फिर वो तेल बेचते हैं। क्या करना चाहिए किसानों को, करना चाहिए ये सब प्रोसेसिंग? क्या मानते हैं इसका भविष्य? प्रोसेसिंग तो देखो खुद को करना चाहिए, लेकिन और प्रोसेसिंग के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं तो वहां पे अपने लोकल जो तेल निकालने वाला है उसके पास मेरी सरसों लेकर के चला जाता हूं और उसकी मशीन को साफ करवा करके निकलवा लेता हूं। तो शुरुआत आप ये नहीं है कि कोई इंडस्ट्री खड़ी करें, कोई यूनिट लगाएं। आप एक बार ट्राई करके, आप ये मानते हैं कि आपका बाजरा अच्छा है तो किसी को खाने के लिए दे दीजिए 2 किलो, और उसको उस आदमी को दीजिए जो आपको अनबायस्ड रिव्यू दे सके, ताकि उसमें कुछ पॉइंट ऐड हो, तब आप उसको मार्केटिंग की सोचिए। तो सबसे पहले तो यह है कि आपको क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। आपको 10 गुना ज्यादा दाम चाहिए, तो जो पैसा देने वाला है वो क्वालिटी एक्सपेक्ट करेगा आपसे उस तरह की। तो वो चीज जरूरी है। और प्रोसेसिंग खुद करेंगे तो अच्छी बात है। मुझे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कुछ सीखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आप हमारे साथ आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और आपने बताया कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करके किसान अपने आप के मन को भी संतुष्ट कर लेता है और आर्थिक रूप से भी संतुष्ट हो जाता है। साथ ही आपने ये भी बताया कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जोश जुनून जज्बा जब तक जिंदा है तब तक किसान कुछ भी कर सकता है। आपके आने से कम उन लोगों को एक जवाब मिला है जो लोग ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करने से या जैविक खेती करने से या रसायन मुक्त खेती करने से हमारे जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्टिविटी है या जो उसकी उत्पादकता है वो कम हो जाती है, या उसका दाम हमें नहीं मिलता, या हम उस पर ज्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। मैं चाहूंगा जाते जाते अपने किसानों को एक संदेश देते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। एक शेर कह देता हूं मैं सिकंदर अली वजद साहब का, जीने का सॉरी जी दोबारा से कीजिए, कहिए। जिंदगी लुत्फ। जी हाँ, याद आएगा आपको। जी ये कैमरा फेस नहीं किया इसलिए सॉरी। हाँ, तब तक आप कुछ कह दीजिए। जी हाँ, मैं आप बस यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल इस तरह के जो किसान होते हैं, जो कि थोड़े दिन बाद हम एक फार्म फेयर अवार्ड जो करने जा रहे हैं वो इसी तरह के किसानों पे करने जा रहे हैं। क्योंकि जो किसान है, जो असली किसान है, वो वही होता है जो अपने गांव में एक्शन करता है। असली किसान वो है जो अपने गांव में गजल गाता है, मिट्टी से गजल लिखता है, शायरियां लिखता है। जी याद आया कुछ आपको? आ गया सर जी। उसी को आया लुत्फ जिंदगी का, उसी को आया लुत्फ जिंदगी का, जिसने उसी को आया लुत्फ जिंदगी का, जिसने मजा लिया प्राकृतिक खेती का। हम इस तरह से जोड़ लेते हैं, उसी को आया लुत्फ जिंदगी का, जुनू में जिसने जिंदगी बसर की। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी को आया लुत्फ जिंदगी का, जिसने जुनू में जिसने जिंदगी बसर की। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उमेश झांझड़िया जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे तरीके से आप आज आपने एक एक बात को समझाया कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती करते हुए हम इस जिंदगी का आनंद ले सकते हैं, हम इस जिंदगी में जुनून के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज सब कुछ बताया। जी हाँ, लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि मैं किसान पर ही क्यों लगता हूं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि किसान पर ही क्यों लिखता हूं। सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए।
जी हाँ, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं किसान पर ही क्यों लिखता हूं, किसान के लिए ही स्क्रीन पर क्यों दिखता हूं, किसान के लिए ही मैं मीडिया में क्यों आया हूं, जबकि मेरी तो 3 पुश्तों में 3 पीढ़ियों में किसी ने खेती भी नहीं की। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसान पर लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसान मुझे रोटी देता है, किसान मुझे अन्न देता है। जी हाँ, मेरा जो सबसे पहला मेरा जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैंने कुछ इसी तरीके से शुरू किया था कि धूप है छांव है जलते तेरे पांव है, धूप है छांव है जलते तेरे पांव है, धारा के विपरीत बहती तेरी नाव है, जिसने मुझे भूख दी वो मेरा भगवान है और जिसने मुझे अन्न दिया वो मेरे देश का किसान है। जी हाँ, इसी प्रकार से मैं आपको अलग अलग लोगों से मिलाता रहूंगा। ये किसान उमेश झांझड़िया जी से आपको मिलाना इसलिए जरूरी था जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती किस तरीके से की जा सकती है और इसके करने से किसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होता, बल्कि वो गर्व से सीना उठाकर इस दुनिया में चल सकता है। वो कह सकता है कि मैं किसी को कोई ऐसी चीज मेरे फसलों में नहीं डाल रहा जिससे कि किसी को नुकसान हो, किसी के घर में बीमारी पहुंचे, बल्कि मैं असली अन्नदाता हूं, मैं असली किसान हूं। जी हां, मैं ये भी कहता हूं हमारे राम राम सा के 450 एपिसोड में हमने आज तक एक भी किसान का ऐसे के साथ इंटरव्यू नहीं किया जो कि केमिकल से खेती करता हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि केमिकल से खेती करने वाला किसान तो हो सकता है पर जय किसान नहीं हो सकता। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे किसानों को यहां पर लेकर आए हैं। जी हां, मेरे साथ अगले जो सदस्य हैं, जो मेरे साथ अगले गेस्ट हैं, वो बहुत बड़े इंसान हैं। जी हाँ, वो बहुत बड़े किसान हैं। वो बहुत बड़े किसान इसलिए हैं क्योंकि वो एक पद्मश्री किसान हैं। उन्होंने जैविक खेती की, वो गोभी के किंग के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सब्जियां क्या कहा जाता है कि सब्जियों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो सब्जियों को आप बिना केमिकल के नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने साबित किया कि कुछ भी किया जा सकता है, जैविक रूप से किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, बिना केमिकल के किया जा सकता है। स्वागत करना चाहूंगा पद्मश्री जगदीश पारीक जी का, जो कि इस समय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पद्मश्री किसान है जिन्हें राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति भवन में भी कई बार बुलाया है और बहुत सारे लोग इनसे बात करके, इनसे सलाह लेकर खेती करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जगदीश जी, गोभी किंग के रूप में आपको जाना जाता है। गोभी किंग इसलिए क्योंकि आपने गोभी की ऐसी एक फूल तो ऐसा था जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से थोड़ा सा पीछे रह गया था। जी, सबसे पहले तो अखंड संवाद के लिए कैसा लग रहा है कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, और ऐसे अगर कार्यक्रम हो तो जो किसान पिछड़ रहे हैं, जा रहे हैं, या गलत रास्ता जिन्होंने चुन लिया है वो वापस सही रास्ते पर आ जाएं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये जो आपने कदम उठाया है वो हर किसान का जीवन बदलने के लिए है। जी, आपने जब जैविक खेती की शुरुआत की, बहुत पहले शुरुआत कर दी थी, जिस समय पर लोग इतना सोचना भी शुरू नहीं किया था कि सब्जियों में केमिकल है, अन्न में केमिकल है, फसलों में केमिकल है, लेकिन उस समय आपने दिमाग में लगा लिया था कि मुझे करना है तो केवल बिना केमिकल वाली सब्जियां करनी है। कहां से हुई शुरुआत? जी, मैं 1957 से खेती कर रहा हूँ। जी, 57 से लेकर के 70 तक मैंने अपने मामा जी के साथ खेती की। जी, लेकिन सन 1964 में ही रासायनिक प्रणाली जो धीरे धीरे किसानों को प्रबंध दे करके रात के उनके खेतों में जाकर के यूरिया छिड़क करके या कई तरह की कार्रवाई करते, लेकिन हमने आज तक अब तक हमारी जमीन में ऐसी कोई क्रिया नहीं की, न खाद डाला, न किसी प्रकार का कोई केमिकल डाला, न कोई दवा वगैरह डाली। और मैं शुरू से जो 70 से स्वयं जो खेती करता आ रहा हूँ वो सब ऑर्गेनिक है, जैविक है। क्यों आपको तो मतलब उसमें अच्छा फायदा हो सकता था, उत्पादन बढ़ सकता था। जिस गोभी के फूल के लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हो तो केमिकल से तो और बड़ा हो सकता है। देखो, ये जो धारणा है ना जी, ये किसान के पास जाकर ऐसी धारणा फैल गई कि केमिकल से किसान का उत्पादन बढ़ता है। केमिकल से किसान का उत्पादन बढ़ता नहीं, किसान का उत्पादन कम होता है। मैंने आज तक जितनी सब्जियां की हैं जी, सब में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं तैयार था, लेकिन सब ऑर्गेनिक। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त
इस सब्जी को पानी की आवश्यकता है, इस वक्त खाद की दरकार है, खाद में भी किस तरह कंपोस्ट देना है, कब वर्मी कंपोस्ट देना है, कब जिप्सो कंपोस्ट देना है, किस तरह से निराई गुड़ाई करनी है, ये सब चीजें वो अपने आप मांग करती हैं और उसके अनुसार हम करते हैं। तो जो केमिकल की जो खेती होती है वो ना तो ज्यादा टिकाऊ होती है, ना उत्पादन उसका ज्यादा होता है, और इसके अलावा जो लोग भी खाते हैं वो सब करीब करीब बीमार रहते हैं। तो लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, मृदा के स्वास्थ्य की दृष्टि से, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जैविक खेती करते हैं। बाजार में बहुत सारी चमकीली सब्जियां मिलती हैं, बिल्कुल ऐसे लगती हैं कि जैसे सबसे खूबसूरत जो सब्जियां हैं ये अभी तुरंत ले जाएं घर पे, इनको काट के इनकी सब्जी बनाई जाए। कैसे पहचाने कि ये केमिकल से है और उगी हुई है और ये बिना केमिकल से उगी हुई है? जो जब आप बाजार में जा रहे हैं भिंडी खरीदने के लिए और आपको भिंडी खरीदना है, वहां पर 10 किलो भिंडियां पड़ी हुई हैं, तो आप उसमें से गौर से देखिए कि कोई भिंडी ऐसी है जिसमें कीड़ा लगा हुआ है। अगर वास्तव में 2-4 भिंडी 10 किलो में 10-20 भिंडी भी ऐसी हो जिनमें कीड़ा लगा हुआ है, तो आप निश्चित गौर कर सकते हैं ये वो जैविक है। क्योंकि अगर रासायनिक होती तो उसमें कीड़ा नहीं लगता, और किसान कैसा होता है जो भी जैविक खेती करता है उसमें 2-4% के उनमें कीड़ा लगा हुआ आता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि जब सब्जियां बाजार में आती हैं उनमें अगर 1-2-4 में कीड़ा है, 10-20-50 का जो लाते हैं उसमें, तो निश्चित वो जैविक है। चलिए, आप गोभी उगाते हैं और गोभी के बारे में पूछना चाहता हूं, जब क्योंकि मैं भी बाजार जाता हूं, जब घर वाले मुझे लिख कर देते हैं गोभी लेकर आइए, जितनी सफेद और चमकीली आपको गोभी मिलेगी ये समझ लो उतनी ही वो रासायन से केमिकल से धुली हुई है। गोभी मतलब जो सफेद गोभी है वो नुकसान वाली है? वो नुकसान वाली है। गोभी का वास्तविक जो कलर होता है वो हल्का बादामी कलर होता है। अगर हल्का बादामी कलर की जो अगर गोभी आपको मिलती है तो आप निश्चित मानिए कि ये जैविक है। मतलब कि जो जिसपे हल्का सा पीलापन, हल्का सा पीलापन, हल्का पीलापन वाली जो गोभी है वो सही है। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि किस तरह की, जब आप ये केमिकल वाली जो गोभी है, केमिकल वाली जो सब्जियां हैं, इनके बारे में किसान को कैसे बताया जाए कि इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा, आप इसको उसको कीजिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा, करना तो लास्ट में आपको जैविक कर पड़ेगा, प्राकृतिक पड़ेगा। किस प्रकार से सिखाया जा सकता है किसान को? देखो, किसान को हर जगह ये 10-10, 20-20, 50 किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है उनको समूह में इकट्ठा करके, और समूह के अलावा जो मेले वगैरह हैं उनमें आप मीडिया के माध्यम से, आपके दूरदर्शन के माध्यम से, ये जो सब जो माध्यम हैं उन माध्यमों से ही किसान को ये समझाया जा सकता है कि जो हमारे बुजुर्ग जो खेती करते आ रहे थे, जैविक खेती करते आ रहे थे, वापस आपको लौट करके मृदा के स्वास्थ्य को देखते हुए, मानव के स्वास्थ्य को देखते हुए, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य को देखते हुए हमें वापस वहीं जाना है और ये एक टिकाऊ खेती के रूप में उनको समझना। आप पद्मश्री हैं, आपको पद्मश्री भी इसी चीज के लिए मिला कि आप जैविक खेती करते हैं, रसायन मुक्त खेती करते हैं। आप किस तरीके से किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए? मेरे तो कहते ही आप आ जाते हैं, ये मैं आपका बड़प्पन मानता हूं और मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है कि मेरे सिर्फ एक फोन पर आप किसानों को भी इस तरह के कार्यक्रम में तुरंत पहुंचते हैं, ये आपका बड़प्पन है। परंतु बाकी और किस तरीके से आप लोगों को जब मुझे पद्मश्री मिला था तो भोजन के लिए हम राष्ट्रपति भवन में उनके वो उसमें गए थे, सामूहिक भोजन में। उस वक्त प्रधानमंत्री जी आए और मेरे कंधे पर हाथ लगा करके उन्होंने कहा था कि पारिक जी, मैं क्यों पूर्व परिचित था उनसे, पहले भी गुजरात में भी मैंने 2-3 स्टेट अवार्ड उनसे ले लिए थे, मतलब मोदी जी थे उस समय पे। तो उन्होंने कहा कि अब आपका दायित्व ये है कि किसान की थाली, किसान के अलावा हमारे मानव की एक थाली में जहर नहीं आना चाहिए और इस जहर को आपको निकालना है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि हकीकत में मैं ये आगे भविष्य में भी कोशिश मैं करता आ रहा हूं। तो मैंने यूनिटें बना करके 10-10, 20-20 किसानों की यूनिट बनाकर हर जगह ढानी में जा करके, स्कूलों में जा करके, स्कूल के जो बच्चे हैं
उनमें 90% बच्चे हैं किसानों के और 90% ही शिक्षक भी किसान हैं जी। तो वहां जाकर के उनको मैं जैविक खेती के बारे में बताता हूं कि किस तरह से हमें रसायन से मुक्त होकर के वो करना है, किस तरह अपने मकान के साइड में गोबर डालना है, कैसे हमें खाद बनाना है, किस तरह जो अपने स्नान घर का जो पानी है वो बह करके जाता है उसको गड्ढे में रोकना है, किस तरह साफ करके आवश्यकता अनुसार इसको देना है, पशुपालन कैसे, ये जो खेती के जितने अंग हैं उन सब के बारे में उनको बताया जाता है। हम उनको जैविक खेती के बारे में बताएं केवल, और खाद बनाना नहीं आता है, खाद बनाने के निराई गुड़ाई का उनको तरीका नहीं मालूम है, तो ये सब नहीं, तो उसके कृषि के जितने अंग हैं वो उन सबकी जानकारी उनको समूह के रूप में दी जाती है। अभी मैंने मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन थी, तो 2 हेक्टेयर जमीन में मैंने करीब 2-2.5 बीघा में एक बिल्डिंग बनाई है 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करके जी। तो उसमें क्या किया है कि मैंने नाम दिया है मैरिज गार्डन का जी। तो मैरिज गार्डन का उद्देश्य तो ये था मात्र कि उसमें से जो पैसा आएगा उसमें प्रति महीने 40 और 50 किसानों को एक साथ बुला करके उसमें मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो उस ट्रेनिंग में उनका खाने का मतलब रहने का चाय पानी का जो भी उनका खर्चा है किराए के अलावा सब मैं वहन करूंगा। जो भी युवा स्तर से मुझे प्राप्ति होगी वो मेरे घर में पैसा भी ले जा करके मैं किसानी में लगाऊंगा। ये मैंने वो कर रखा है। तो वो तैयार हो गया करीब करीब, और वो कब से शुरू करने जा रहे हैं सर ट्रेनिंग, और ये सब कब से शुरू हो जाएगी? जी जी, जो मैरिज गार्डन में जो आपने कहा वहां पर ट्रेनिंग वगैरह कब से शुरू कर देंगे आप? हाँ, अगले महीने जब करूंगा, जब पहले आपसे मिल करके, क्योंकि मैं अकेला थोड़ी उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। जैसे सुंदराम जी हैं, आप दूरदर्शन वाले हैं, इसके अलावा जो रिटायर्ड एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं या मेरे जो परिचित हैं अच्छे किसान हैं, किसानों में भी तो बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं। चलिए, आप कविताएं बड़ी अच्छी अच्छी लिखते हैं, आप किसानों को सिखाने के लिए कविताएं बड़ी अच्छी अच्छी लिखते हैं, एक आध कुछ लाइन सुनाएंगे सर? देखो, कविता का जहां पर वो सवाल है तो हर जो है ना, जैसे किस तरह हमें खेती करनी है जी, तो हम क्या करते हैं जब मीटिंगों में बैठते हैं तो किसान जब 1-1.5 घंटा 2 घंटा होता है तो उनके मनोरंजन के लिए ये चुटकुले टाइप जो उनसे पूछते रहते हैं। जैसे वो है ना एक खेती करी पर हल नहीं बाया, वाह, खेती करी पर हल नहीं बाया, बीज की गेरी ना मूठी, और 100 मन की रास लाठी पर चारा की लाया न टूटी। क्या बात है, ये खेती है हमारे, ये राजस्थान में खेती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ कर लिया, खासकर सीकर जिले में जी, सब कुछ कर लिया पर चारे की चूटी भी नहीं हुई। नहीं, खेती की, हाँ, खेती में हल बोया जाता है, हल नहीं बोया, बीज डाला जाता है, एक मुट्ठी बीज भी नहीं डाला। अच्छा, और फिर भी जो उत्पादन हुआ वो सैकड़ों मन में हुआ जी, लेकिन चारा नहीं हुआ। और ये जैसे दूसरा है, खूंटा पर खेती करी खाओ दियो जरार, बाल राखी गोरडी बैठी गेहूं खाए। तो जमीन पर ही खेती नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। वो कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो खूंटा होता है, उसके ऊपर चाक लगाकर बर्तन मिट्टी से ही तो करता है वो जी, बिल्कुल। खूंटे पर खेती होती है वो जी। और जो पहले वाला मैंने बताया है वो है नमक, जो सीकर जिले में तैयार होता है जी। उसमें केवल क्यार बनाए जाते हैं, हल्दी बोए जाते हैं, उसमें बीज नहीं पानी भरा जाता है और 100 मन के इकट्ठे ढेर हो जाते हैं, लेकिन उसमें चारा नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि वो किसानों का उसमें 1.5-2 घंटे में जब उग जाते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए हम ये सब करते हैं जी। जैसे मौसम है तो मौसम के बारे में भी बहुत सी ऐसी है वो कविताएं क्या चुटकुलों के रूप में है जी। तो ये सब बना करके उनका मनोरंजन करने का मात्र एक ये तरीका है जो मैं कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, कवि नहीं हूं मैं। नहीं, आप कवि हैं। असल में हमारा असली जो किसान होता है वही असली कवि होता है, क्योंकि वो मिट्टी से गजल लिखने की काबिलियत रखता है। और आप तो पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं, पिछले कई सालों से मिट्टी से गजल लिख रहे हैं, परंतु इस समय का सबसे बड़ा चिंता का विषय जगदीश जी साहब वो ये है कि लोग जो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, लोग केमिकल युक्त खेती के जो फूड खा रहे हैं, जो भोजन खा रहे हैं, उससे
किस तरीके से निजात मिल सकती है, उससे किस प्रकार से हम बच सकते हैं, कितना समय लग सकता है? देखो, वैसे जो स्थिति 10 साल पहले थी जी, वो स्थिति आज नहीं है, क्योंकि आज का जो किसान है उसमें से मैं ये निश्चित तो नहीं कह सकता, लेकिन 20% किसान ऐसे हैं जो जैविक की ओर घूम करके आ गए जी, और हो सकता है 20 से भी 1-2 साल का ज्यादा मैं घूमा नहीं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 20 तो निश्चित हैं। और इनको लाने का सबसे बड़ा तरीका ये है, इनको बिठाया जाए, इनको समझाया जाए, इनको उत्पादन के बारे में बताया जाए कि किस तरह से जो रसायन का उत्पादन है वो कम होता है, जैविक का उत्पादन ज्यादा होता है। रसायन उत्पादन किया हुआ ज्यादा दिन तक ठहरता नहीं है, ये ज्यादा दिन तक रुकता है। ऐसे उनको सिर्फ एकमात्र समस्या है किसान, जो अब तक मैं भी कई किसानों से मिलता हूं, आप जानते हैं कि पिछले 9 साल से मैं केवल यही कर रहा हूं कि किसी प्रकार से भी जैविक का झंडा है, मिशन जैविक राजस्थान हो जाए, किसी भी तरीके से लोग जैविक खाने लगे या रसायन मुक्त खाने लगे। परंतु किसानों का सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो ये कहते हैं कि पहली बात तो उत्पादन कम होता है और दूसरी बात जो उत्पादन होता है उसका उतना दाम नहीं मिलता। मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं, आप गोभी उगाते हैं, क्या आपकी गोभी का रेट उतना ही मिलता है जितना कि जहर मुक्त गोभी का मिलता है? ये दोनों ही उनकी धारणाएं गलत है जी। पहली बात तो क्या है कि उत्पादन के लिए तो वो कह ही नहीं सकते कि उत्पादन रासायन का ज्यादा होता है, जैविक का कम होता है। मैंने जितना उत्पादन किया विश्व रिकॉर्ड के लिए, मैं आपसे बता रहा हूं, पहली बार भी आपसे 10 साल से परिचित हूं, 10 साल में कई बार आपको बता दिया जी। मैंने गोभी का जो फूल तैयार किया है वो है 25 किलो 150 ग्राम का जी। पत्ता गोभी है 12 किलो जी। बैगन 1 मीटर लंबा जी। लौकी 6 फीट लंबी जी। तो रही 7 फीट लंबी। एक पेड़ पर 200 मिर्ची एक साथ, और वो 5 बार तोड़ी जाती है, 750 के करीब मिर्ची। प्याज 400-500 ग्राम का मोबाइल में अभी मेरे पास है, अगर देखना चाहो तो आप देख लो सभी सब्जियों को जी। तो पेठा 86 किलो का कद्दू, कद्दू जी। तो ये सब सब्जियां मैंने तैयार की है ऑर्गेनिक से। लेकिन ऑर्गेनिक में ये है कि मुझे कौन सा खाद किस समय पर डालना है और कब इनमें पानी देना है, कब निराई गुड़ाई करनी है और कैसे इनका भंडारण किया जाए। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, ये समझा। दूसरी बात, पैसे हमें इससे ज्यादा मिलते हैं जी। पैसे देखो, जो जितने जानकार आदमी है ना वो खरीदेंगे। जैसे लोकल गेहूं है, इस वक्त उनका भाव 3000 का है, लेकिन जैविक गेहूं आज भी 4000 रुपए क्विंटल में लोग खरीद रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनके भाव कम है। मेरी जो गोभी है मार्केट में सबसे पहले में गोभी बिकेगी, एक बात जी। सबसे पहले बिकने के अलावा है तो वो 7 रुपए किलो अगर बिक रही है तो मेरी 10 रुपए किलो तो निश्चित ही बिकेगी जी। 2 बात। तीसरी, आज मेरी नहीं बिकी जी, और आज उनकी भी अगर मंडी में नहीं बिकी किसी तरह से कोई कारणवश से, तो कल उनकी खराब हो जाएगी, केवल मेरी बिकेगी। ये सबसे बड़ा फायदा है जी जी जी। इसके अलावा भी आप बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं, आप तरह तरह की चीजें बनाते रहते हैं। क्या अभी नया आप क्या कर रहे हैं सर खेतों में? मैंने ऐसा है कि महाराष्ट्र साइड में जब किसान हैं वो ये ग्रीन हाउस से, पॉली हाउस से इनके लिए सरकार से लोन लेती है जी। और इनमें क्या होता है कि वो किसान आज सब्सिडी के चक्कर में आकर ये सब कुछ कर रहा है जी। तो एक 25 लाख रुपए का जो सेट मिलता है उसमें 8 लाख रुपए किसान को देने पड़ते हैं, बाकी सब पैसा सरकार वहन करती है, पॉली हाउस का। हाँ जी। अब 8 लाख सरकार के पास नहीं होते हैं जी, तो अपने मामा से, नाना से या चाचा ताऊ से, दोस्तों से, किसी भी रिश्तेदार से लाकर 8 लाख रुपए जमा करवा देता है जी। वो केवल वो सब्सिडी लेने के चक्कर में वो ला करके जमा करवा देता है जी। और वो करवाने के बाद उनके यहाँ वो सेट लगवा देते हैं जी। उनका काम है कर्मचारियों का केवल सेट लगवाने का। उसके बाद स्थिति ये होती है जी कि वो किसान उनको मेंटेन तो कर नहीं सकते हैं जी। और ऐसी स्थिति में वो आकर के वो फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद उनको आखिर में जाकर गलत रास्ता चुनना पड़ता है और आत्महत्या उनको करनी पड़ती है जी। तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी नीति है कि किसान की अठलियाओ जी 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 जी, आप बोलते रहिए जी। किसान की आय डबल होनी चाहिए जी। तो वो कैसे हो, इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया है जी। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना करके तैयार किया है जिसमें
वास्तव में किसान की आय दुगनी करने का मात्र ये एक तरीका है जी। ये होम मेड पॉली हाउस है जी। ये 1000 स्क्वायर मतलब 100 फीट जी। 100 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा हम एक जमीन का टुकड़ा लेंगे जी। उसमें हर 10 फीट के ऊपर जी। 20 फीट के जो बातें बनाते हैं अपने जो काश्तकार बातें छान मानते हैं ना जी। वो बातें बना करके 10-10 फीट के ऊपर हम ये लगा देंगे। ये लगा देते हैं आप। ये लगाने के बाद फिर वो आपस में हिले नहीं जी। तो एक लंबे साइज में 100 फीट के ही 4-5 टुकड़े लेकर के आपस में बांध करके इनकी बंधाई 4-5 जगह मतलब आप ये कह सकते हैं कि पॉली हाउस का ये एक ऐसा स्वरूप है जो बहुत सस्ते रूप में किसानों को उपलब्ध हो सकता तो है। ये करने के बाद इसमें डबल फायदे हैं जी। पहला फायदा तो क्या है कि ये जो नीचे की जमीन है जी। इस जमीन में किसान महंगी सब्जियां जैसे गर्मी में छाया होती है जी। तो इसमें हरा धनिया जी। शिमला मिर्च या टमाटर वगैरह या जो भी कोई महंगी सब्जी होती है वो कर ले। जी। दूसरी तरफ ये जो प्लास्टिक के जो थैले लगे हुए हैं जी। इन थैलियों में किसान 60% मिट्टी और 20% के करीब खाद वगैरह ये डाल करके और थैलियां भरे इनमें बीज लगा दे और इनमें पानी डालता रहे तो इन दोनों साइड से जो हमने बीज लगा दिया थैलियां रख दी तो ये 20 फीट का रनवे बन गया सब्जी का। तो इसमें बेल की सब्जियां जैसे लौकी है तुरई है या करेला है तो वो ऊपर के आवरण में लगेगा जी। और ये जो बाकी के जो छेद हैं उन छेदों के जरिए वो नीचे से भी चला जाएगा और आप ऊपर से भी तोड़ सकते हैं। तो इसमें किसान की डबल आय निश्चित हो गई क्योंकि ऊपर से जो है वो किसान को सब्जी मिलेगी। जी हाँ। और मतलब नीचे से जो जबकि हमारे पास जमीन तो निश्चित ये इतनी है जी हाँ। जिसमें अपने नीचे सब्जी कर रहे हैं। जी हाँ। जगदीश जी का कहना यह है कि इस तरह के स्ट्रक्चर से आप पॉली हाउस में जो पैसा लगाते हैं उसकी बजाय अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ हो तो इसमें आप 2-3 लेयर में खेती कर सकते हैं। बीच की जमीन में खेती कर सकते हैं, साइड की जो वॉल्स हैं उनमें आप बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं और जो ज्यादा लंबी जाने वाली बेल है उनको आप ऊपर की तरफ से जी घुमा देते हैं। जी। तो इसमें 2 फायदे, पहले तो इनमें क्या है जंगली जानवर घुस करके और अंदर वाली फसल को नुकसान नहीं करेगा। तो ये जो 3 लेयर की खेती कम से कम आप इसके अंदर कर सकते हैं। 3 लेयर आपके पास जमीन कम है लेकिन उस जमीन में 3 तरह की खेती आप कर सकते हैं। 3 लेयर फार्मिंग इसके साथ हो सकती है जबकि इसमें इतना पैसा भी नहीं लगेगा जितना पॉली हाउस में लगता है। पैसा पॉली हाउस में तो लाखों में लगता है जी। और ये मात्र अगर किसान की खुद की मेहनत हो जब तो 1000 स्क्वायर फीट है केवल 2000 रुपए का खर्चा इसमें आता है जी। और अगर किसान के पास सामान नहीं है जब तो अगर किसान के पास जैसे पानी के पूरे हैं खुद की मेहनत है तो 1 रुपए का भी किसान के खर्चा नहीं आएगा। और हर किसान अगर जिसके पास 1 हेक्टेयर भी जमीन है इस प्रकार के 4 स्ट्रक्चर अगर बना लेता है तो किसान की जो जमीन है वो डीडी हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात ये जी हाँ। दूसरा मैंने एक दूसरा और तरीका इजाद किया है जी कि हर किसान के हर बीघा में करीब 50-40 के करीब पेड़ होते हैं। जी बिल्कुल। और वो पेड़ जो होते हैं उन पेड़ों पर जमीन के लिए कई तरह की वो होती है तो हम क्या करते हैं कि एक टायर लेते हैं गोल और वो टायर लेकर के टायर के 3 हिस्से काट के चंद्राकार और 2 नोबों में तार लगा करके पेड़ के ऊपर बांध देते हैं और उसमें वही 60-40% मिट्टी डाल करके उसमें लौकी वगैरह ये बीज या वो बेल ककड़ी के होते हैं वो जो हमारे यहाँ परंपरागत जो सब्जियां होती हैं और वो बेल उनमें बो करके खड़े होकर के हर 8-7 दिन में उनमें पानी डालते रहते हैं और वो रस्सी के जरिए उन पेड़ के पूरे आवरण पर फैल जाती हैं। और जैसे लौकी है तुरई है हर पेड़ से 10-20-50 किलो रोज निकलती हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी मैंने आपका ओरिजिनल देखा हुआ है और वो जो टायर के 3 हिस्से करके आप जिस तरह से करते हैं वो भी मैंने देखा हुआ है। वाकई में बहुत अच्छे तरीके हैं और ये बहुत तो ये क्या है कि जो छोटी जोत के किसान हैं उन किसानों का ज्यादा पैसा नहीं लगे, उनको गलत रास्ते पर नहीं जाना पड़े और सरकार से किसी तरह की मदद लेने के लिए चक्कर नहीं कटाना पड़े। और सबसे बड़ा तो देखो यही है, मैं यहाँ आपके माध्यम से मैं कह नहीं सका लेकिन फिर भी मैं जब कहने के लिए लग गया तो मेरे को कहना पड़ेगा। बोलिए। जब तक किसान सब्सिडी नहीं छोड़ेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है किसी हालत में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
सरकार भी उनको प्रलोभन दे रही है और प्रलोभन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, किसान की जो बात अभी पद्मश्री जगदीश पारिक जी जो कह रहे हैं वो वाकई में सही बात है। किसान की तरक्की तब तक नहीं हो पाएगी जब तक वो सब्सिडी का लालच नहीं छोड़ेगा, जब तक वो कर्ज माफी की बात नहीं करेगा, जब तक वो के पीछे ना पड़ेगा, जब तक। तो इस तरह की चीजें छोड़कर किसान को अपने खेतों में मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि जगदीश पारिक जी ने कहा कि कितने सालों पहले से वो जैविक खेती करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, और आज भी इस उम्र में भी, इस समय पर भी वो रोज कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, रोज कुछ ना कुछ किसी न किसी किसान के लिए नया बनाते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर इन्होंने आपको दिखाया वो स्ट्रक्चर वाकई में एक क्रांति लाने वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक किसान अपनी छोटी सी जमीन पे बहुत कम खर्चे में 3-4 लेयर की फार्मिंग कर सकता है, और वो भी एक तरह से प्रोटेक्टेड कल्टीवेटेड संरक्षित खेती जिसे कहते हैं वो हो सकती है। जी जगदीश जी, मैंने आज तक